प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय नंबर 10 वृत्त का अध्ययन करेंगे। आओ हम देखते हैं कि वृत्त के अंदर किस तरह की चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं और इसको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि वृत्त होता क्या है। तो हम देखते हैं कि एक बिंदु होता है जिसको वृत्त का केंद्र कहा जाता है। इस बिंदु से नियत दूरी पर हम लेकर के एक वृत्त खींच देते हैं। तो ये जो केंद्र है O और ये बिंदु है P, ये जो दूरी होती है बीच में, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। और ये बाह्य जो आता है, पूरा घेरा जो बनता है, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। इसको क्या कहा जाता है? परिधि। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ओपी क्या बन गया हमारे पास? त्रिज्या। और इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से कोई लाइन गुजरती है और उसके दोनों अंत सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ये केंद्र है। तो ये ओपी वृत्त की त्रिज्या है और ये ओ आर भी वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन जो पी आर बना हमारे पास, वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। और इसको डी से लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? डी, स्मॉल डी से। अर्थात जो पी आर हुआ, ये किसके बराबर हुआ? ओपी प्लस ओ आर। अब इसको हम डी लिखते हैं और ये है ओ आर। ओपी भी आर के बराबर, ओ आर भी आर के बराबर। तो व्यास कितना हुआ? 2 आर के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या। अब ये भी लिखा जा सकता है कि त्रिज्या किसके बराबर होती है? तो हम कह सकते हैं व्यास की आधी, व्यास भाग में 2। ठीक है। तो इस प्रकार इनको लिखा जा सकता है। यहाँ पर d बराबर है 2r और ये लिख सकते हैं r बराबर है d/2। अब हमारे पास एक बात हमें समझनी होती है कि वृत्त क्या है। वृत्त एक समतल के उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु अर्थात केंद्र से अचर दूरी पर ये अचर दूरी किसको कहते हैं? त्रिज्या पर होते हैं। यहाँ पर कहा गया कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। अर्थात ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ये एक केंद्र है और इससे नियत दूरी पर हमने जितने भी बिंदु लिए, ये सब बराबर दूरी पर ले लिए। मान लें यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी 3, ये भी 3। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो इनसे जो कर्व बनेगा, इस तरह से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी हमने ये बिंदु लिए हैं, इन सब को मिलाने से जो कर्व बन जाएगा वो वृत्त कहलाता है।
इसलिए हम कहते हैं एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है। वर्त एक तल में उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। आगे हमारे पास आता है जीवा। जीवा को हम कह सकते हैं कि एक वर्त है, और वर्त पर यानी कि वर्त की परिधि पर कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। एबी, एबी क्या है? यहाँ पर एक जीवा है, ये जीवा है। अब ये मान लीजिए केंद्र है, और केंद्र से होती हुई कोई रेखा गुजर जाए, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि व्यास होता है। और ये पी क्यू है और ये केंद्र है ओ, तो यहाँ पर पी क्यू व्यास है, लेकिन व्यास होते हुए भी हम इसको कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा। यानी कि वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो वर्त का व्यास कहलाती है, वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिस वर्त के अंदर से वो गुजर रही है। अब आता है हमारे पास एक और नया कंसेप्ट, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था, वर्त के बारे में पढ़ा था हमने कि एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के एक समूह से बने कर्व को वर्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी बिंदु हैं, इन सब से जिनसे वर्त बना, यहाँ से घूमकर हम शुरुआत करके वापस जब इसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो ये जो दूरी तय की जाती है वर्त की परिधि कहलाती है। ये कर्व भाग में परिधि के नाम से जाना जाता है, और चौकोर अगर कोई चित्र है तो उसमें वर्त की पैरामीटर कहा जाता है उसको। ये होता है 2 पाई आर, यानी कि इसको सी से लिखा जाता है 2 पाई आर। अब आपके पास आता है कि पाई क्या है? पाई 22/7 होता है, और पाई का मान 3.14, और फिर लगातार ये चलता ही जाता है। तो पाई को ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास आता है इससे आगे चलकर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है? तो स्पर्श रेखा का सीधा सा अर्थ है कि ये एक वर्त है, और अगर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पर कहीं पर भी हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये खींच दिया हमने, ये पी बिंदु से होकर गुजर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वह रेखा जो वर्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती हुई जाए, वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा का हो गया। छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या है कि एक वर्त, और वर्त से हमने एक लाइन पास कर दी, एक रेखा पास कर दी, इसका नाम पी क्यू, और ये वर्त को और इस रेखा के दो उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी, तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा।
यानी कि हम कह सकते हैं कि रेखा पी क्यू और वर्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी है। अतः रेखा पी क्यू वर्त की छेदक रेखा कहलाती है। अब हमारे पास आगे आता है क्रियाकलाप नंबर 1। क्रियाकलाप नंबर 1, वर्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वर्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक वर्त है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब इस स्पर्श रेखा, ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है। अब हम इसके अतिरिक्त कहते हैं वर्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अब ये एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पर छू रही है। जैसे हम इसको हट करके इससे दूसरी रेखा गुजारना चाहते हैं तो वह रेखा वर्त को किसी और बिंदु पर भी स्पर्श कर रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये वर्त को किसी और बिंदुओं पर भी स्पर्श करती हुई गुजरती हैं। तो ये जो रेखा थी जो वर्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो तो एक ही रेखा खींची जा सकती है, बाकी तो वर्त की छेदक रेखाएं हो जाएंगी। अब हमारे पास आता है क्रियाकलाप नंबर 2। क्रियाकलाप नंबर 2 क्या है? एक छेदक रेखा के समांतर वर्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती है। एक छेदक रेखा के समांतर वर्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती हैं, अर्थात एक छेदक रेखा के समांतर वर्त की अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए कैसे। ये हमने एक वर्त ले लिया और ये हमारे पास एक इसकी कोई छेदक रेखा है। इस छेदक रेखा का नाम हम जो मर्जी रख लें, पी क्यू। अब इसके समांतर हमने एक स्पर्श रेखा और खींची और हमने एक ये खींच दी। इसी तरह हमने इधर भी एक खींची है और यहाँ पर भी हमने खींची। तो आप देखते हो कि इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो ये दो ही स्पर्श रेखाएं हैं जो इस लाइन के समानांतर है। तो एक छेदक रेखा के समांतर वर्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकती कि ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। पर में 10.1 वर्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक छोटी सी थ्योरम है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि अगर हमने मान लीजिए कि ये ले लिया कि एक वर्त है, हमने कहा कि एक वर्त है और वर्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श ये त्रिज्या है, इसका नाम हमने x और y दे दिया, और ये बिंदु हमारा P है, ये O है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वर्त के किसी बिंदु पर, ये वर्त का एक बिंदु हो गया, बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये जो बिंदु है इसका नाम है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये त्रिज्या है हमारे पास और ये केंद्र है, और ये हमारे पास त्रिज्या है इसकी। तो हमें ये बताना है कि ये लंब होता है, ये 90 डिग्री है, ये हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए प्रमाण, तो ये हमने सिद्ध ये करना है कि OP लंब है XY पर। प्रमाण, स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लीजिए। स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लीजिए। अब यहाँ पर Q के बारे में हम ये कह सकते हैं, Q वर्त के बाहर होना चाहिए। अब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है वो त्रिज्या है और ये OQ बाहर है हमारे पास, यानी कि हमने कहीं दूसरी जगह इसको बाहर लिया है। तो जब हमने उसको मिलाया तो हम ये कह सकते हैं कि ये Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट ये वर्ग के बाहर है, तो ये त्रिज्या से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, और यह बिंदु P के अतिरिक्त XY स्पर्श रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अतः OP बिंदु O से स्पर्श रेखा XY स्पर्श रेखा XY पर स्थित बिंदुओं में न्यूनतम दूरी है। यानी कि OP बिंदु O से
स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्थित बिंदुओं में न्यूनतम दूरी है, इस पे हम पी के अतिरिक्त कोई भी बिंदु ले लें तो उसकी दूरी ओपी से कहीं ज्यादा ही रहेगी, इसलिए ओपी दूरी सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। अतः ओपी लब है एक्स वाई पर। इस प्रकार ये हमारी पहली प्रमेय पूरी हो जाती है। एक्सरसाइज 10.1 पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वर्ग की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यह है पहला प्रश्न। तो यहां पर हमारे पास है कि अनंत, उत्तर आ जाएगा अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत या अनेक या इनफाइनाइट मैनी। अब ये कैसे हो सकता है? ये हमने एक वर्ग ले लिया, तो अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितने भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी ने एक स्पर्श रेखा ये खींची, हो सकता है दूसरी ने स्पर्श रेखा आगे जाकर ये खींच दी, हो सकता है किसी ने यहाँ पर खींच दी, हो सकता है कोई इधर खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है और हर बिंदु पर एक वर्ग की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला, किसी वर्ग की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वर्ग की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, इसमें पहले में खाली स्थान में एक भरा जाएगा, नंबर दूसरा खाली स्थान, क्योंकि ऐसा होता है। इसके लिए आप इसका ऐसा कर सकते हैं कि ये वर्ग है और कोई स्पर्श रेखा हम खींचना चाहते हैं तो वो केवल एक बिंदु पर ही उसको स्पर्श करती है, इसलिए किसी वर्ग की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, वर्ग की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को खाली स्थान कहते हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब ये कैसे होती है? कोई वर्ग है, अब उस वर्ग को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखा चली जाएगी उसको हम कहते हैं छेदक रेखा। तीसरा पार्ट, एक वर्ग की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वर्ग पर, अब ये एक वर्ग है, अब हम देखते हैं कि यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है, तो इस रेखा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचना चाहेंगे तो इसके सामने सम्मुख साइड पर किसी एक बिंदु पर ही इसके समानांतर एक रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार एक वर्ग पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा, वर्ग तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु ये कहता है कि वर्ग तथा उसकी स्पर्श रेखा के, अब हम कोई वर्ग खींच दें और उसकी स्पर्श रेखा खींच दें, तो जहां पर वो स्पर्श करता है वर्ग तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाता है। 10.1
क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। क्या निकालनी? PQ की लंबाई निकालनी है। A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर, D वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है जो हमें बताना है। हमें दिया हुआ है OP बराबर है 5 सेंटीमीटर, हम त्रिज्या है ये जो दे रखी है त्रिज्या, और साथ ही हमें दिया हुआ है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम कहते हैं कि हमने एक वर्त ले लिया, इस वर्त के ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये हमने P ले लिया OP 5 सेंटीमीटर, और OQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो O से Q तक की दूरी हमने ये ले ली 12 सेंटीमीटर। हमारे से पूछा गया है PQ की लंबाई। बस ये क्वेश्चन का चित्र है। अब हम देखते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, अभी हमने पढ़ा था। उसका कारण है कि OPQ बराबर है 90 डिग्री। कारण स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये बात है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। अब हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण है 90 के सामने वाला OQ, आधार हम इन दोनों में से कोई भी ले OP, और लंब हो गया PQ। तो OP हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर है OQ, OP 5 सेंटीमीटर, और PQ हमें निकालना है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ का वर्ग। 144 घटा 25 बराबर है PQ का वर्ग। तो PQ इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये इसका उत्तर हो जाएगा। 4, एक वर्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो यहाँ पर यह हम एक वर्त का निर्माण करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने एक मान लीजिए कि रेखा खींच दी, यहाँ पर ये दी गई रेखा है, ये दी गई रेखा है, अब इस दी गई रेखा के साथ हमने किसी भी एक बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, और उस 90 डिग्री के कोण पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये 90 डिग्री का एक पॉइंट ले लिया और इसके ऊपर बना दिया। अब जहां पर इसने वर्त को स्पर्श किया वहां पर हमने पुनः 90 डिग्री का कोण बनाया, और यहां से, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके साथ।
ये हमारे पास एक 90 डिग्री की लाइन इसकी स्पर्श रेखा हो गई, और एक छेदक रेखा, इसके ऊपर कोई भी एक बिंदु और ले लीजिए एम। इस एम बिंदु पर फिर पुनः 90 डिग्री का कोण बना लीजिए, और 90 डिग्री का कोण बना करके आप इसके ऊपर एक रेखा खींच दीजिए। ये इसकी छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, और ये हो जाएगी छेदक रेखा। यदि आप चित्र को इस प्रकार बना लेते हैं तो भी ठीक है। दूसरा तरीका देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने कोई रेखा यहाँ खींच रखी है, छेदक रेखा है, और इसके समानांतर ये दी गई रेखा है, तो यहाँ पर भी वही काम कि यहाँ पर आप कोई बिंदु लीजिए, इस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। अब 90 डिग्री का एंगल बना करके आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। आप इस बिंदु पर या इधर वाले इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, और 90 डिग्री का कोण बना करके यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, और इसके किसी भी एक अन्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना करके खींच दीजिए। अच्छा, 90 डिग्री का कोण बनाने की यहाँ क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर इसने ये कहा कि रेखा के समांतर, तो समांतर तभी हो सकती है जब ये कोण 90 डिग्री के होंगे। ये कोण 90 डिग्री के होंगे सभी, तभी ये रेखाएं समांतर होंगी, वरना ये रेखाएं समांतर नहीं हो सकती। इस प्रकार से बना सकते